हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पूरे जोशों के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो 10वीं के सभी छात्र, भाई बहन, दोस्त, सहपाठी सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके और हमारे परिवार तैयारी 2x पर। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यह वीडियो में मैं आपके लिए वैसे ऑब्जेक्टिव खोज लाया हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो आप इसे मिस ना करिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि यह वीडियो वैसे भी फालतू की वीडियो देखने से बेहतर है आप एक ही वीडियो देखिए जो आपके लिए लाभदायक हो, और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होने वाली है। तो आप इसे बिल्कुल मिस ना करिए और अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो इस बार 2025 में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, और आपको जिस भी टॉपिक पे डाउट हो उस टॉपिक को आप कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो आपके टॉपिक पे ही लाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका छोटा भाई आपके लिए हमेशा मददगार साबित। पहली सवाल हमारी स्क्रीन पे स्टार्टिंग यहीं से होती है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो जल का सूत्र की हम बात करते हैं, जल का सूत्र होता है H2O। तो यहाँ पे हम देखें तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1। तो हम इसका सही आंसर ले सकते हैं 2:1, यानी पहला आंसर इसका सही होगा 2:1। सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर दो है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आवर्त सारणी में अगर आवर्तों की संख्या बात करें तो आवर्त पूछे तो आवर्त 7 होते हैं, और यही पूछे आपसे कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। अगर वर्ग पूछे तो वर्गों की संख्या 18 होती है, यानी आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या 18 होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7। सवाल नंबर 3 जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे भाई कंफ्यूज रहते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा भाई सोचेंगे कि मच्छर है तो गंदा ही जल में रहेगा, तो ऐसी ही बिल्कुल बात नहीं है। डेंगू उत्पन्न करने की बात करें तो साफ जल होती है इसकी सही आंसर। और यही एक सवाल आपसे पूछता है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस प्रकार के जल में रहता है। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर गंदा जल में रहता है। तो यहाँ से आपको ट्रिक यूज करनी है कि मलेरिया यानी मलेरिया से मैला, यानी मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मैला जल में रहते हैं यानी गंदा जल में, और डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में रहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 4 है जो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो 4 नंबर है, कोई भी विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच होगा। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, हर बार पूछा जाता है और उम्मीद करते हैं इस बार भी पूछा जाए। तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है। जब लाल से नीला करने की बात हो तो ऐसा कौन करता है, तो ऐसा क्षार करता है। जब लाल को नीला किया जाए, लाल को जब नीला किया जाए, लाल लिटमस को नीला किया जाए, तो ऐसा काम करता है क्षार। और जब क्षार की बात हो तो क्षार का पीएच जो होती है 7 से प्लस होती है, यानी 7 से प्लस होती है। 7 तो हमारी उदासीन हो जाती है, यानी 8 9 डॉट डॉट डॉट, यानी 7 प्लस होती है, यानी 7 को छोड़कर होती है हमारा क्षारीय। और जब हमसे यही पूछा जाए, नीले लिटमस को लाल किया जाता है, नीले को अगर लाल की बात की जाए तो अम्ल करता है, और अम्ल का पीएच 7 से कम होती है। तो इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी लाल को नीला कर रहा है, यानी क्षार कर रहा है। तो क्षार का पीएच 7 से अधिक होती है। तो हमारे ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिखाई ऐसा दे रहा है जो 7 से अधिक है, तो हमारी ऑप्शन यही सही होगी, यानी 10। सवाल नंबर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो 5 नंबर सवाल है। मनुष्य में विक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में विक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। विक की बात करें तो ये उत्सर्जन से संबंधित है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 हमारे सामने, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो इसका सही आंसर होगा यूरेनियम, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 की ओर। 7 हमारे सामने है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। यहाँ पे अब ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, तो यहाँ पे आपको एक बात फोकस करनी है। अगर निकट की बात करें तो आप निकट दृष्टि दोष नहीं लगा सकते हैं, जिस यहाँ पे उल्टा होता है। यदि निकट की बात करें तो दूर दृष्टि दोष होता है, और वही दूर की बात करें तो निकट दृष्टि दोष होता है। तो इसका सही आंसर होगा दूर दृष्टि दोष,
और वही यहाँ पे पूछ दिया जाए निकट हटाकर कि जो नेत्र दूर स्थित को साफ नहीं देख सकता है, तो दूर को जो नहीं देख सकता है उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, और जो निकट को नहीं देख सकता है उस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है। यहाँ पे आप मिलाइए, सिर्फ उल्टा होता है, यानी दूर पूछे तो निकट और निकट पूछे तो दूर। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो सवाल नंबर 8 है। तो सवाल नंबर 8 है, विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी फैराडे ने। सवाल नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 की ओर। सवाल नंबर 9 है हमारे, कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है? यहाँ पे फोकस कीजिएगा, धातु की बात कर रही है, कौन सी धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है? तो पारा और मरकरी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी कौन से धातु कमरे के ताप पे द्रव होती है? तो पारा जो है धातु है, और जो कमरे के ताप पे क्या होती है? द्रव होती है। और वही एक आपसे पूछ दे कि कौन सी अधातु, यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम में जब जाइएगा ना तो सवाल को बारीकी से पढ़िएगा कि सवाल आखिर में पूछ क्या रहा है। कभी धातु पूछेगा कौन सा, अगर आपने रट लिया कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है, पारा या मरकरी, ये तो सही है। अगर यहीं पे आपसे अधातु लगाकर पूछ दिया कौन सा अधातु कमरे के ताप पे द्रव होता है, तो अधातु की बात करें तो ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन जो है ना कमरे के ताप पे द्रव होता है, यह एक अधातु है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव क्लियर होती है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है, तो पारा या मरकरी। वही अधातु की बात करें तो ब्रोमीन। सवाल नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 जो है, सवाल नंबर 10 जो है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच 2 आबंध पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सवाल नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, सवाल नंबर जो है 11 है। तो 11 सवाल है, मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नेफ्रॉन। सवाल नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 की ओर। सवाल नंबर 12 हमारे सामने है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी 15 किलोमीटर पर हावर, यानी 15 किलोमीटर पर हावर, यानी 15 किलोमीटर पर घंटा। या यहाँ पे ध्यान देनी है, आपको फोकस करनी है, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल नंबर नेक्स्ट 13 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं, यानी पौधे क्या होते हैं? पौधे ग्रहण करते हैं आपसे या आपको देते हैं। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना, यानी लेने वाला। और उत्पादक का मतलब क्या होता है? उत्पादक का मतलब होता है देने वाला। तो पौधे क्या होते हैं? और उपभोक्ता यानी ग्रहण करने वाला, और उत्पादक देने वाला। तो पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। पौधे जो होते हैं फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, छाँव देते हैं। तो आइए सवाल नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है 14, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर है, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। यहाँ पे मन हो गया, मान मानिए, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होती है। तो आई बराबर क्या होता है? आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्या होती है? क्यू अपॉन टी। किसी बल्ब में 1 मिनट तक, यानी समय 1 मिनट ले रहा है, तो समय 1 मिनट को सेकेंड में बदल लिए, यानी 60, और कितना आवेश हो रहा है? यानी 120। तो 60 से 120 में डिवाइड कीजिएगा तो 2, इसका सही आंसर होगा 2 एम्पियर। तो यहाँ पे धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? अगर विद्युत धारा पूछ रहा है तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसलिए 2 एम्पियर दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 2 एम्पियर। सवाल नंबर 15 है, सवाल नंबर 15 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सूक्ष्मदर्शी की बात करें, सरल सूक्ष्मदर्शी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्मदर्शी या अवतल लेंस, यानी लेंस की बात हो रही है। सूक्ष्मदर्शी, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, आप दर्पण पे क्लिक मत कीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अवतल लेंस। सवाल नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 की ओर। सवाल नंबर 16 है, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए में दिया है दिष्ट धारा, बी में दिया है प्रतिवर्ती धारा, सी में दिया है दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यानी दोनों। बैटरी से हमें दिष्ट धारा भी और प्रतिवर्ती धारा दोनों प्राप्त होती है। सवाल नंबर 17 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 हमारे सामने, पादप हार्मोन का उदाहरण है, पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट,
यानी ऑक्सीन। ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 की ओर। सवाल नंबर 18 है हमारे सामने, पत्तियों का मुरझाना, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। इसको आप VVI डालिएगा, यह आपके एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं, तो VVI सवाल में लीजिएगा इसको। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी FCC का। सवाल नंबर नेक्स्ट 19 की ओर बढ़ते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी आर्गन जो है ना उत्कृष्ट तत्व है। सवाल नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 है हमारे सामने, ताम्र और तीन के मिश्र धातु को कहते हैं? तो ताम्र और तीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर नेक्स्ट है 21, जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव होंगे? ब्यूटेन यानी ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव होंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी 4 संभव होंगे। सवाल नंबर 22 है हमारे सामने। सवाल नंबर 22 है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन आवर्त सारणी के 14वें वर्ग का सदस्य है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इज राइट। कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन है अधातु। कार्बन क्या है? कार्बन अधातु है। और कार्बन के परमाणु संख्या की बात की जाए तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। और कार्बन के अपरूप की हम बात करें तो अगर हम अपरूप की बात करें तो इसके अपरूप होते हैं ग्रेफाइट और फ्लोरीन और हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर तत्व होता है। और हीरा का अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो हीरा का अपवर्तनांक जो होती है 2.42 होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें ग्रेफाइट जो है ना अधातु होते हुए भी क्या है? विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट जो है ना, विद्युत का सुचालक है अधातु होते हुए भी। सवाल नंबर 23 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 है हमारे सामने, फल पकाने वाला हार्मोन है। ये भी आपके लिए सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी एथिलीन। सवाल नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। 24 सवाल है, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल सकते हैं, यानी VVI। तो वर्ग 13 और 18 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो P ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, यानी ऑप्शन बी इज राइट। और अंतिम वाली हमारी जो SI मात्रक है, कुछ वैसे यहाँ से 2 मार्क्स आपके फिक्स है, यहाँ से 2 मार्क्स आपके पूछे जाते हैं SI मात्रक से। तो आइए देखते हैं। तो आवेश का SI मात्रक की अगर हम बात करें तो आवेश का SI मात्रक कूलाम या कुलाब होता है। कूलाम या कुलाब होता है, जिसे C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वही विद्युत धारा की हम बात करें तो विद्युत धारा की एम्पियर होती है। विद्युत धारा की क्या होती है? एम्पियर, जिसे A द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध का ओम होता है। प्रतिरोध का ओम होता है। इसका चिन्ह जो है इस टाइप का होता है, इस पर आपको ध्यान देनी। और वही बात किया जाए प्रतिरोधकता का SI मात्रक की, तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ओम मीटर। ओम मीटर अगर इसको हम प्रदर्शित करने की बात करें तो इसका चिन्ह मैंने आपको बताया कि इस टाइप से इसका चिन्ह होता है, और यहाँ पे मीटर का हम डाल देंगे ओम मीटर। और नेक्स्ट हमारे सामने ऊर्जा। ऊर्जा का SI मात्रक की बात करें तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, जिसे हम J द्वारा सूचित करते हैं। और विभव और विभवांतर की अगर बात करें तो विभवांतर की जो होती है हमारी SI मात्रक वोल्ट होती है, जिसे V द्वारा सूचित किया जाता है। और शक्ति की SI मात्रक की अगर हम बात करें तो शक्ति की SI मात्रक वाट होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ से पूरे 2 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर आनी चाहिए ये भी बताइएगा। तो फाइनली वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, और अच्छी ना लगी हो तो एक डिसलाइक का भी बटन आता है, उस पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारे भाई को अपने छोटे ही भाई के द्वारा बनाए हुए वीडियो पसंद नहीं आ रही है। तो मैं अगली बार इससे भी बेहतर करने का प्रयास करूँगा। तो आप सभी अपना सपोर्ट प्यार देते रहिए और अपना टॉपिक कमेंट कीजिए, ताकि अगली वीडियो आपके टॉपिक पे ही आए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।